हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे और पढ़ते लिखते और एंजॉय करते होंगे इस लाइफ को। तो आप देख रहे हैं खूबसूरत सा चैनल अपना ब्राइट कोचिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में रासायनिक अपक्रिया को पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसी कदम में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा उसको एक स्टेप आगे जो हमारा है वियोजन अपक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या परिभाषा रहने वाली है। चलिए देखते हैं। तो वियोजन अपक्रिया, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वियोजन यानी कि कोई एक चीज होगी और वह क्या होगी, टूट जाएगी। वियोजन का मतलब ही होता है कि वह टूट जाता है, दो अलग सरल अणुओं में टूटना। तो इसमें हम लिखेंगे कि वह अपक्रिया, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया, वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ जिसमें कोई पदार्थ अपने ने दो या दो से अधिक अधिक दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। करेंगी वह उत्क्रमणीय अपक्रिया जिसमें कोई पदार्थ में क्या आ सकता है, यहाँ पे कोई यौगिक होगा या अणु होगा। कोई पदार्थ अपने दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाता है, यानी कोई एक अकेला ही पदार्थ होगा, वह क्या होगा, उसको दो अलग सरल अणुओं में अगर वो विभाजित होता है, और वो कैसी रिएक्शन होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अपक्रिया होनी चाहिए। चलिए आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है मान लीजिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अगर अमोनियम क्लोराइड को आप क्या करिए, देखेंगे कि अमोनियम क्लोराइड को हीट किया जाए तो NH3 और Cl2 में विभाजित हो जाता है। इससे इसमें ये जो आपने ये चिन्ह जो आप देख रहे हैं, उससे क्या पता चल रहा है कि यह रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों, अग्र और पश्च दोनों दिशा में संपन्न हो रही है। यानी कि NH4Cl से अमोनिया और क्लोरीन दोनों दो चीज बनी है, और इन दोनों के मिलने से ये भी बन रहा है। यानी कि इसमें दो रिएक्शन लिखा गया है, यानी NH4Cl से NH3 और क्लोरीन और अमोनिया के मिलने से NH4Cl। ठीक है ना। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया होनी चाहिए, नहीं तो वह वियोजन अपक्रिया नहीं कहलाएगी, तब अपघटन अपक्रिया हो जाएगी ना। डिसोसिएशन और डिकम्पोजिशन दोनों में मैं अंतर बता रहा हूं। डिकम्पोजिशन जो होता है वह अपघटन अपक्रिया होती है, और डिसोसिएशन जो होता है वह वियोजन अपक्रिया होता है। ठीक है बच्चों। तो दूसरी देख लीजिए, दूसरी इसमें है क्या है, पहले इसका नाम लिख लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड, और इसका क्या है, अमोनिया, और ये क्या है, क्लोरीन। ठीक है। दूसरा है PCl5। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अगर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या होता है, वो PCl3 और Cl2 में टूट जाता है। यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में और क्लोरीन में टूट जाता है। इस तरीके से क्या हो गया हमारा, यह भी क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है। ठीक है बच्चों। और क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड
और इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राई क्लोराइड, और क्या है, क्लोरीन। ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग कि ये क्या है, जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होता है और वह कैसा रिएक्शन होना चाहिए, रिवर्सिबल, यानी कि अग्र और पश्च दोनों दिशा में यानी उत्क्रमणीय क्रिया होनी चाहिए, तो उसे हम कहते हैं वियोजन क्रिया। यानी कि वह उत्क्रमणीय क्रिया जिसमें कोई पदार्थ दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित होता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास द्विविस्थापन क्रिया। क्या है, सातवां रिएक्शन है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और हिंदी में कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, वह क्रिया जो आयनों के आदान प्रदान से संपन्न होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह क्रिया जो आयनों के आदान प्रदान यानी कि अदला बदली से कह सकते हैं, एक्सचेंज से। आदान प्रदान का मतलब क्या है, एक्सचेंज, अदला बदली कह सकते हैं। आदान प्रदान का मतलब अदला बदली, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। और से संपन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या आयन कह लीजिए, यहाँ पे कोई अणुओं का भी आदान प्रदान, परमाणुओं का भी आदान प्रदान से हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो चार्ज होगा वो बदलेगा नहीं। ठीक है ना। यानी कि जो पहले जिस तरीके से उस पर चार्ज था, वह रिएक्शन के बाद भी उस पर वही चार्ज बना रहेगा, यानी कि उस पर कोई नया आवेश नहीं हो जाएगा। जैसे आपका रिडक्स अभिक्रिया में हो जाता है ना, तो यहाँ पे नहीं होगा ऐसा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास है आपका बहुत ही फेमस है ये रिएक्शन, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, BaCl2, तो हमारे पास क्या मिलता है, Na2SO4 को अगर हम किससे मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड से, तो NaCl बन जाता है, NaCl प्लस BaSO4। तो इसमें यह अच्छे प्रक्रिया भी है, लेकिन अभी केवल इसमें यह समझते हैं कि किस प्रकार से यह द्विविस्थापन प्रक्रिया है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि सोडियम क्लोरीन के साथ क्या हुआ, बॉन्ड बना लिया और NaCl बन गया। और बेरियम क्या हो रहा है, सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लिया। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम इसको एक थोड़ा सा और डिस्क्राइब करते हैं कि सोडियम जो आयन है इस प्रकार से Na+ यहाँ पे है, SO4- है। आपको कक्षा 9 में सिखाया गया होगा कि जब भी किसी यौगिक का नाम लिखना होता है, तो जब दो आयनों को एक साथ मिलाते हैं तो इस आयन का यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं, और यहाँ पे जो आयन उपस्थित होता है उसका नंबरिंग हम यहाँ करते हैं। तो यानी कि इन दोनों को मिलाकर यही लिखा हो गया सोडियम सल्फेट, और इसमें क्या होगा, बेरियम का Ba, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा +2 और Cl-, इस तरीके से।
तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि Na इसका Na प्लस, यानी कि सोडियम आयन है ये, और यहाँ पे क्या है बेरियम। तो बेरियम क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, बॉन्ड बनाया। इस सॉरी, बेरियम के साथ कहाँ, ये तो प्लस धनावेश है और ऋण आवेश के साथ जाएगा ना, धनावेश किसके साथ जाएगा, ऋण आवेश के साथ जाएगा। वेरी गुड। चलिए, तो इसका हो गया Na प्लस और Cl माइनस के साथ जब ये बॉन्ड बनाएगा, यानी कि आयन क्या हुआ, इसका आयन अब इसके साथ जुड़ गया, यानी आयन अपना इसको एक्सचेंज कर लिया। इसने कहा कि भैया तुम मेरा ऋणात्मक वाला आयन ले लो और मैं तुम्हारा धनात्मक वाला ऋण आयन ले लेता हूं, यानी कि आयन का अदला बदली हो गया। तो समझ में आया। द्विविस्थापन क्रिया क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते ही आप बता सकते हैं कि जिसमें आयनों के आदान प्रदान से अदला बदली के कारण अपक्रिया होती है, उस अपक्रिया को हम कहते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ भी जब भी सोडियम क्लोराइड बना तो Na प्लस Cl माइनस, यानी कि उसी फॉर्म में है। यहाँ पे देखने वाली बात इतनी है कि जो जैसे अपक्रिया के पहले सोडियम आयन था उसके ऊपर चार्ज भी उतना ही है, यानी चार्ज बढ़ा भी नहीं है ना घटा है, ठीक है ना, वही है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेरियम जो है वो भी Ba+2 के रूप में है और SO4-2 के रूप में उपस्थित है। तो इस तरीके से ये क्या है। अब देखिए बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम Na2, 2 सोडियम है, यहाँ पे एक ही सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सोडियम हो जाएगा और 2 क्लोरीन भी हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया, ये यहाँ पे क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो बैलेंस सही है। बेरियम एक है, बेरियम एक है, सल्फेट है, सल्फेट, ठीक है ना। तो लेकिन यहाँ पे देखिए सल्फेट आयन वैसे का वैसा है, क्लोरीन वैसे का वैसा है। कहने का मतलब इस चार्ज को देखिए, वैसे का वैसा का मतलब क्या है कि क्लोरीन एक चार्ज था यहाँ पे, वहां पे भी एक चार्ज के रूप में है। लेकिन आप जब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि रेडॉक्स ये सॉरी अभी ऑक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, तो उसमें देखेंगे कि सोडियम या किन्हीं मेटल्स का क्या होगा, चार्ज यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बदल जाएगी, ठीक है ना। तो वहां पे वह उभय उपचयन अपक्रिया होगी। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, इसमें जो भी आयन होते हैं पहले से वह वैसे के वैसे ही आगे रिएक्शन में जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका धनावेश धन आयन वाला जो एटम होगा वह ऋण आवेश के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा और इसके धनावेश को इसके ऋण आवेश के साथ जुड़कर दूसरे बॉन्ड बना लेंगे। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है, अदला बदली होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और भी हमारे पास रिएक्शन है, तो पहले आप लोग इसको मैं रफ कर देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं, साथ साथ उतारते रहेंगे अपना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट, और इसका नाम क्या है, बेरियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो क्या, बेरियम सल्फेट, ठीक है। इस तरीके से पहला रिएक्शन कंप्लीट होता है। और दूसरा रिएक्शन हमारे पास है सिल्वर नाइट्रेट। बच्चों सिल्वर नाइट्रेट का आपको आयन पढ़ाया गया होगा कक्षा 9 में, NO3 माइनस होता है, ठीक है, AgNO3 माइनस हो गया। सिल्वर नाइट्रेट के साथ अगर आप क्रिया कराते हैं इसका NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, तो क्या रिएक्शन मिलता है। तो देखिए आपको कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आता है कि आपको आगे का तो कंपाउंड दे देगा, अब आपसे बोलेगा कि रिएक्शन कंप्लीट करिए, तो आपको देख के ही पता लगना चाहिए कि ये कैसे टूटेगा। Ag प्लस आयन में और NO3 जो है वो क्या है, नाइट्रेट आयन है, और यहाँ पे सोडियम Na प्लस है और Cl माइनस के रूप में है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि सब आयनिक हैं, आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से इनका क्या होगा, आयनिक ये विस्थापन क्रिया, द्विविस्थापन क्रिया हो सकती है यहाँ पे। तो यह क्या, सोडियम नाइट्रेट बन सकता है और AgCl बन सकता है। तो वहां पे क्या बन जाएगा, AgCl, और यहाँ पे क्या है, सोडियम नाइट्रेट,
NO3। तो इस तरीके से केवल आप रिएक्शन पढ़ के ही नहीं, आपको ये लेवल भी देखना पड़ेगा कि कैसे किसी चीज को अगर नहीं दिया है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लिखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमें मान लीजिए कभी ये गायब कर दिया, कभी ये गायब कर दिया, तो हम रिएक्शन को देखकर कैसे अनुमान लगाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कंपाउंड होगा। कभी कभी ऐसे दे सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट किसी एक्स के साथ अपक्रिया करता है और सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है, तो आप एक्स की जगह कौन सा कंपाउंड होगा या कौन सा लवण होगा, ऐसे अगर पूछ सकता है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्लोरीन आया है और यहाँ पे आगे सोडियम जा रहा है, तो आगे सोडियम और क्लोरीन है, तो यानी कि यहाँ पे जो भी कंपाउंड होगा वो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना होगा बच्चों। ठीक है ना, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग नाम लिख देते हैं, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड बच्चों, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, और इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आया होगा। फिलहाल में एक बार मैं अगर नहीं समझ में आया एक बार क्लियर कर देता हूँ, ओवरऑल फिर से समझा देता हूँ। देख लीजिए, वह क्रिया जो आयनों के आदान प्रदान यानी कि आप कह सकते हैं अदला बदली से संपन्न होती है, उसे द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों ही क्लोराइड आयन आपस में बॉन्ड बना लिए, यानी कि इसका Cl माइनस वाला इसका प्लस वाले के साथ आप बॉन्ड बना लिया, और यहाँ पे क्या हुआ, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। इस तरीके से आयनों का अदला बदली, इसका क्लोरीन नाइट्रेट सॉरी इसका सोडियम नाइट्रेट के साथ और इसका क्लोरीन सिल्वर के साथ। ठीक है ना, यानी कि आयन के एक्सचेंज के कारण जो भी अपक्रिया होगी वो क्या होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, आप लोग नोट करिए। चलिए बच्चों इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। 7 रिएक्शन कंप्लीट हो गए। अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हुए हैं बच्चों तो उसको देख लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोगों ने 7 रिएक्शन कंप्लीट कर लिया। तो आइए नेक्स्ट है हमारा 8वां है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का इंग्लिश क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एक्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो देखिए इसके बारे में हमने पहले ही बताया था आपको, उष्मा उष्मा दिखाई दे रहा है, उष्मा छेपी, छेपी का मतलब होता है निकल, ऐसे मतलब मैं जहां तक मेरी मानना है कि आप क्या कर सकते, छेपी का मतलब ये समझिए कि छेप दिया यानी कि फेंक दिया यानी निकाल दिया, इस तरीके से कह सकते हैं। अपने समझने के लिए, ऐसा कुछ लॉजिक होता नहीं है इसमें पढ़ाई के मामले में। तो हम करेंगे क्या कि वह अपक्रिया, इसका रिएक्शन डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वह अपक्रिया वह अपक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त का मतलब क्या होता है, निर्मुक्त होती है। वह क्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते समझ गए बच्चों।
तो वह क्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है, उष्मा निर्मुक्त होने का मतलब क्या है? निर्मुक्त का मतलब है कि निकलना, उष्मा निकलना, ठीक है। तो जिस अपक्रिया में उष्मा निकलती है उसे हम उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास है रिएक्शन के तौर पर, देख लीजिए क्या है कि H2 एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, 1 पहला है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर तो जल बनता है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही 136.8 किलो कैलोरी की उष्मा भी निकलती है, ऊर्जा भी निकलती है। देखिए इसको बैलेंस कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं है, ये क्या है? ये आपको ये मात्रा, क्वांटिटी बता रही है कि कितनी मात्रा में ऊर्जा निकली हुई। कभी कभी ऐसे रिएक्शन में आपको दिखाई देगा कि जहाँ पे ऐसे नंबर लिखे होंगे और पीछे बगल में क्या लिखा होगा? किलो कैलोरी लिखा होगा, या केवल कैलोरी लिखा होगा, या केवल ऊर्जा ही लिखा होगा, केवल उष्मा ही लिखा होगा, केवल कहीं कहीं इंग्लिश में हीट लिखा होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ये आपको दिख जाए ये वाली चीज, तो उसको आंख मूंद के क्या करना है? बस बता देना है कि उष्मा क्षेत्र। अरे आंख मूंद के, बाप रे गलती हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा बच्चों तभी, यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा दिया ना, इसका मतलब है कि उष्मा ली गई है। उष्मा क्या की गई है? ली गई। माइनस लग गया ना, माइनस लग गया, इसका मतलब इस रिएक्शन में उष्मा देनी पड़ी है इतनी, तभी तो उधर क्या किया गया है? माइनस लगाया गया है। अगर प्लस में रहेगा यहाँ पे तब आप सीधा मार देंगे क्या? उष्माक्षेपी अपक्रिया पे, ठीक है ना, जैसे ऑब्जेक्टिव आया। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे क्या है? 2, ये भी 2, लेकिन ये 1 कितना? ये भी 2 है, ये लेकिन इधर 1 है। 1 है तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे 2 किया, 2 दूनी, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 2 हुआ, ये 4 हो गया, ये 4 हुआ, तो इसको हम 4 कर देते हैं, लो काम खत्म हो गया। तो हम बहुत बार कर रहे हैं, ये 2 कर रहे हैं, वो 2 कर रहे हैं। यहाँ पे देखने की बात ये है, इसको एक दूसरे नजर से देखिए, मैं इसी चीज को दिखा रहा हूं। यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन लिया गया है, 1 मोल ऑक्सीजन लिया गया है, और 2 मोल जल के बन रहे हैं। समझ में आ रहा है नहीं बच्चों? तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो होती है मोलों की संख्या होती है, यानी 2 मोल हाइड्रोजन लेने पर 1 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रिएक्शन होने के लिए। समझ में आ रहा है नहीं? इस तरीके से तभी वह क्या होगा? 2 मोल H2O बनेगा। यानी कि 1 मोल H2O बनाना होगा तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए दूसरी दुनिया में मैं जा रहा हूं, जैसे कि ये H2, ये कॉन्सेप्ट से हट के, इस हेडिंग से हट के है थोड़ा, H2। तो यहाँ पे अगर एक H2O बनाना है, हमें एक H2O बनाना है, तो यहाँ पे आधा ही H2O काफी होगा। तभी तो देखिए यहाँ पे आधा होगा, आधा, 2 ऑक्सीजन को आधा आधा करेंगे तो 1 को बनेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 1/2 में 2 का गुणा करेंगे तो 1 ऑक्सीजन आ जाएगा, और 2 हाइड्रोजन है, तो ये बैलेंस है। इस तरीके से समझ में आ रहा है? तो ये आधे मोल की जरूरत पड़ती है एक हाइड्रोजन, एक H2O बनाने के लिए। ये छोटी अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ समझ लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पढ़ाया नहीं जा रहा है कि कितने मोल से कितना बन रहा है। आप ये समझिए कि उष्माक्षेपी अपक्रिया किसे कहते हैं, एक्सोथर्मिक अपक्रिया, रिएक्शन किसे कहते हैं? वह अपक्रिया जिसमें उष्मा निर्मुक्त होती है या निकलती है, यहाँ पे अपने से शब्द लगा सकते हैं, निकलती है, उसे उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना? तो पहला हमने आपको ये उदाहरण दिया कि बहुत ही सरल रिएक्शन है, बहुत ही आराम से आप इसे याद भी कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ऐसा रिएक्शन लिखा है यहाँ बच्चों, ताकि आपको ये रिएक्शन याद हो जाए एकदम आराम से। ठीक है? नहीं तो रिएक्शन लिखने को तो एक हमारे पास क्या है, एक है जो उष्माक्षेपी वाला भी है, लेकिन उसको अभी बाद में, सॉरी, श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, इसे प्रूफ करना है। आपके एग्जाम में भी आता है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा है, हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्यों बोला जाता है कि उष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों है? श्वसन, यानी जैसा आप सांस लेते हैं, ये पढ़ाया जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्वसन एक उष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्यों, समझाइए। तो आप बताएंगे कि जब हम श्वसन लेते हैं, यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का फार्मूला लिखा, ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है, उसके साथ साथ हमें ऊर्जा भी मिलती है। तो इसीलिए हम इस अपक्रिया में क्या हो रहा है कि हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अलावा इसमें ऊर्जा भी हमें प्राप्त होती है, इसीलिए हम उस श्वसन को क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं।
चलिए आइए इसका और भी सरल एक हमारे पास एक उदाहरण और है, दूसरा है जो कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ये तो जानते ही हैं। इसके साथ साथ बच्चों 94 कैलोरी क्या बनता है, 94 किलो कैलोरी ऊर्जा भी निकलती है, या कोयला कह सकते हैं ना, कार्बन मतलब कोयला, कार्बन मतलब कोयला, कोयला को या O2 से मतलब क्रिया कराने का क्या मतलब है कि दहन अक्रिया, यानी जला रहे हैं हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको जला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा दहन अक्रिया, यहाँ पे क्या करें दहन, दहन अक्रिया कराने पर क्या हो रहा है, ये 94 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है ना। हीट, कभी कोयला जलाए हो गया आपको हीट ठंडी में, तो आपको पता चलता होगा कि उष्मा कितनी मिलती है, तो इस तरीके से उष्मा भी मिलती है। तो ये दोनों क्या रिएक्शन है, बहुत ही सरल है और इजी है आपको याद करना, इसीलिए मैंने इसको एग्जाम्पल के रूप में रखा है बच्चों, ठीक है ना। तो एक और है हमारे पास, देख लीजिए कि तीसरा है वही जो मैं बता रहा था कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, क्यों, श्वसन, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्यों, ये सवाल है हमारा, ठीक है। तो ये इसी के अंतर्गत आता है, इसी में पढ़ाया जाना चाहिए हम, मेरे हिसाब से अलग से पढ़ाने की जरूरत क्या है इसमें। देखिए जैसे श्वसन में हम क्या हमारे पास क्या होता है, खाना वाना खाए रहते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज लिख लेते हैं, तीसरा ये एग्जाम्पल हमने यहाँ से दिया है। तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया। तो ग्लूकोज के फार्मूले के साथ हम ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो श्वसन कराते हैं। श्वसन का मतलब क्या है, सांस लेना, सांस में हमारे ब्लड में क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन का फार्मूला लिख लिया, ऑक्सीजन का फार्मूला लिखा। तो जब ये अपक्रिया होती है हमारे बॉडी के अंदर तो बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, और जल के साथ साथ ही क्या बनती है, उसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलती है। ऊर्जा कहते हैं ना, वो अभी बायो में पढ़ेंगे कितनी एटीपी ऊर्जा निकलती है, वो बायो में पढ़ाया जाएगा आपको, लेकिन हमें केवल इतना बताना है कि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है। देखिए यहाँ पे लिखे ना, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकल रही है। तो इस अपक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, इसीलिए हम कहते हैं इसको ऊर्जा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो ठीक है ना बच्चों, अगर ये बैलेंस नहीं है तो आप बैलेंस करेंगे, ये आपका होमवर्क है, क्या है होमवर्क में, इसे आप नोट कर लीजिए। अभी हम सेशन स्टार्ट रखेंगे, लेकिन ये वाला आपको ऊर्जा क्या है, इसको आप बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए इसको अब आप लोग नोट करिए। तो बच्चों इसको हम इरेज करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। तो ठीक इसका उल्टा, वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाएगी या जिस अपक्रिया के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, इसे कहते हैं इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। तो वह अपक्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है, ली जाती है, वह क्रिया जिसमें ऊष्मा ली जाती है या ऊर्जा का ह्रास होता है ना, ऊष्मा ली जाती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया था कि इधर प्लस करके रहेगा तो उसे ऊष्माक्षेपी में कहेंगे, अगर वहां पे माइनस लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ऊष्माशोषी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कि नाइट्रोजन N2 प्लस O2 को मिलाएंगे और साथ ही साथ
इसमें हीट देंगे, यानी कितना 42 कैलोरी किलो कैलोरी की उष्मा भी देंगे साथ में, तब जाके ये क्या बनने वाला है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनेगा बच्चों। ये यहाँ पे 2 हैं, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर देंगे। तो इजी रिएक्शन लेकर आया हूँ इसीलिए, ताकि आपको उसके साथ एग्जाम्पल भी याद रहें, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक एग्जाम्पल है PCl5 वाला, जो कि हम लोग ये रिएक्शन पहले भी वियोजन अक्रिया में दिया था मैंने। उसमें क्या होता है कि हीट देना पड़ता है, उष्मा देते हैं, तो क्या हो जाता है PCl3 और Cl2 में टूट जाता है बच्चों। तो ये हो गया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये क्या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और क्लोरीन में ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलकर क्या बना है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना लिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि इतने किलो कैलोरी की उष्मा, इस साइड प्लस करके दिखा है। देखिए ध्यान से कि उस वाले रिएक्शन में क्या था, उष्मा शोषी वाले रिएक्शन में ये जो कैलोरी वाला चीज था वो रिएक्शन, यानी कि ये जो तीर था गिब्स 2 के बाद उस साइड में प्लस करके लिखा था, यहाँ पे प्लस करके। जैसे आप इसे मान सकते एक तरह से बराबर है, तो बराबर के उधर जाएगा, तो इस समय इस साइड इधर प्लस में है तो उधर क्या जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा था, उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, समझ में रहेंगे। तो यानी इस समय प्लस में है तो उस साइड जा सकता है तो माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे अगर माइनस करके लिखा हो, चाहे इस साइड प्लस में करके लिखा हो, इस साइड प्लस में लिखा है, इसका मतलब इधर इन दोनों के साथ साथ हमें इसमें ऊर्जा भी दी है। हमने क्या दी है, इन दोनों के साथ साथ इसमें ऊर्जा भी दिया गया है, तब जाके कहीं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा है। यहाँ पे PCl5 अपने आप नहीं टूट रहा है, इसमें PCl5 क्या हो रहा है, इसके साथ साथ हमने हीट भी दिया है, उष्मा भी दिया है, तब जाकर यह कहीं ये 2 अलग अलग सरल अणुओं में टूटा है, ठीक है ना बच्चों। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। जिस अपक्रिया में उष्मा ली जाती है, या जिस अपक्रिया, वो सारे रिएक्शन हम कह सकते हैं जिसमें वियोजन अपक्रिया को लिख सकते हो, उसमें हीट देते हैं ना। जैसे CaCO3 को हमने हीट दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देना पड़ता था ना। तीसरे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अपने आप थोड़ी टूट जाता है, यहाँ पे हीट ही तो देते हैं, यहाँ पे हीट देते हैं। तो इसमें भी कह सकते हैं कि हम उष्मा दे रहे हैं, तब जाके रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। इस तरीके से अपने बोल सकते हैं कि यह भी क्या है, उष्मा शोषी अपक्रिया, क्योंकि इस अपक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। तो समझ में आएगा नहीं। तो जिस भी अपक्रिया को कराने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें उष्मा देनी पड़ती है, या अपक्रिया होने के बाद उष्मा का ह्रास हो जाता है, कमी हो जाती है, ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। या आप कभी कभी देखते हैं कि रिएक्शन होता है और वह चीज क्या होता है, मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं, यानी टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी उसने अपने उष्मा को कहीं खो दिया, यानी कि रिएक्शन में उष्मा क्या हो गई, लॉस हो गई। तो उस अपक्रिया को भी हम बोलेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया, ठीक है। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का ह्रास होता है, या उष्मा ली जाती है, या हम कह सकते हैं कि उष्मा अपक्रिया कराने के लिए उष्मा दी जाती है, इस ऐसे सारे रिएक्शन को हम कहेंगे उष्मा शोषी अपक्रिया। समझ गए नहीं बच्चों? तो ठीक है, आगे बस 2 रिएक्शन बच्चों और रह गया है, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाना है, इसीलिए हमें आगे इस सेशन में आज के लिए इतना ही बस। लेकिन हम लोग आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप लोग इसे पूरी तरह ईमानदारी से देख रहे होंगे, और इसको नोट भी करते होंगे, और प्रैक्टिस बच्चों, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस, अभी हो सकता है ये सारी चीजें आपको ना समझ में आ रही हो, लेकिन जब 1 बार 2 बार आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और मैं ये सोचता हूँ कि छोटा छोटा रिएक्शन लाऊं और बच्चों को ऐसे कंटेंट मिले ताकि उनके लिए भी आसान लगे और उनको भी अच्छे से समझ में आए। तो इसी के लिए हम हमारे चैनल से जुड़े रहें, और सारे बच्चों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।